हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, जैसे कि हमारा पेपर इन्वेस्टिगेटर चल रहा है, पोस्ट कोड 5/20 और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है। 40 क्वेश्चंस टोटल मैथ्स के हैं, जिनमें से मैं आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। और आज इस वीडियो में देखो सेकंड पार्ट रहेगा, यानी कि अगले 20 सवाल। तो कौन से भाई अगले 20 सवाल है, एक एक करके आपको बड़े ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि 6400 रुपये को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। वार्षिक संयोजन का मतलब है कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो साल साल में मिलेगा, और ब्याज की दर आपको दे रखी है 15%। तो इन 2 वर्षों में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, वो हमसे पूछा है। अब देखो, आपको पता है x+y+xy/100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 साल में इकट्ठी ब्याज की दर बना सकते हैं कि जितना हमें ब्याज मिला है टोटल वो कितना मिला है। अब एक्स और वाई जैसे कि ब्याज की दरें होती है पहले और दूसरे वर्ष की, दोनों साल 15 ही है, तो 15 और 15 तो हो गया देखो 30। और उसी तरीके से जब आप 15 गुना 15 करोगे तो 225 होता है, क्योंकि वो 15 का स्क्वायर हो गया। बटे 100 का मतलब है 2.25। तो यानी कि कुल मिलाकर हमें 32.25% का ब्याज मिलेगा हमारे निवेश पर। और वही आपको करना है। देखो, अब 6400 को बस 32.25% निकालना है। बाकी 100 तो नीचे होगा देखो परसेंट वाला, और दूसरा आएगा डेसिमल वाला। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे कि 25 से 4 बारी कटा, 25 से 1 बारी 25 हुआ, 2 बारी 50 और 225 यानी कि 9 बारी। 4 से ये नंबर 16 बारी कटता है। बाकी मल्टीप्लाई करने से पहले देखो यूनिट डिजिट ज़रूर देख लेना। 6 गुना 9 54, 54 यानी कि 4 बनेगा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो यहीं आप छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 डीआई का है, और डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन है इस पेपर में। तो एक तरीके से आप मान लो कि डीआई का टॉपिक ही चल रहा है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। कहता है कि 6 दुकानें हैं यहाँ पर, ABCDEF, और किस दुकान में कितनी है संख्या कारों की वो आपको बता रखी है। सीधा समझते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। कहता है कि ए और बी की कुल संख्या, देखो ए और बी की कुल संख्या अगर आप उनका टोटल करते हो तो 1000 और 1680 और 40, 1720 बना। और दूसरा कहता है ई और सी कारों की कुल संख्या। तो ये देखो सी है और ये ई है, दोनों को आप जोड़ते हो 400, 300, 770। तो इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है। जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 950। तो 950 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से डीआई का है। यहाँ पे एक आपको पाई चार्ट दिखा रखा है, और यहाँ आपको बताया क्या है। देखो कि है तो जैसे एक ही वस्तु, लेकिन उस वस्तु को हमने 7 हिस्सों में बांट दिया कि कौन से हिस्से का क्रय मूल्य कितना परसेंट है टोटल क्रय मूल्य का, वो हमें बता रखा है। कि ए जो है, ए का क्रय मूल्य वो टोटल का 8% है, बी टोटल का 14% है। इस तरीके से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्रय मूल्य का। कहता है कि 2 स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पर वेरीफाई आपको करनी है कि कौन सी सही है। 2 फॉर्मूले भी इसने बता रखे हैं। जैसे कि पहला फार्मूला आपको बता रखा है कि भाई विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बनता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट से। तो देखो ये तो आपको वैसे ही पता है, और वही फार्मूला ये लेकर आया है यहाँ पर। बट जो दूसरा फार्मूला इसने दे रखा है, देखो लाभ परसेंट का, यानी कि प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। बट ये जो यहाँ रख रहा है ना, देखो वो विक्रय मूल्य रख रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा वो CP पे नहीं करेगा बल्कि SP पे करेगा। और ये पॉइंट समझने वाला था। अब बाकी एक एक करके देखो समझते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट में कहता है ए और बी का कुल क्रय मूल्य, देखो 8 और 14 22%, और कंपैरिजन F से है, यानी 31% से है। परसेंट से परसेंट आप काट दो, तो कहता है ये जो 22 है 31 से इतना प्रतिशत कम है। चेक करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 22 9 कम होता है 31 से, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 900/31 बनेगा। 31 देखो डिवाइड ही करेगा इसको, 2 बारी में ये 62 होता है, बचा आपका 28 और एक ज़ीरो। तो अब आप 31 को देखो 30 गुना 9, मतलब 9 बारी पढ़ सकते हो, मतलब 270 और 9 279 बना। फिर देखो एक बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लिया, फिर ज़ीरो लगा के ज़ीरो लिया, और 31 गुना 3 आप समझते हो 93। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है।
सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है ए पर कमाया गया लाभ 10% है और बी का क्रय मूल्य 19,600 है, तो ए का विक्रय मूल्य आपको चेक करना है क्या इतना ही है या नहीं। अब देखो आप समझो, जब बात ए की चल रही है तो बी को इसने क्यों दिया। बी का क्रय मूल्य इसलिए दिया ताकि आप इसकी मदद से ए का क्रय मूल्य निकाल सको। आपको नज़र आ रहा है, देखो बी का क्रय मूल्य परसेंटेज में 14% है और वैल्यू आपको दे रखी है इतनी। तो यहाँ से आप 1% निकालो। 1% का मतलब 14 इसको डिवाइड करेगा तो 196 14 का स्क्वायर ही होता है, 14 बारी में काटेगा और 2 ज़ीरो। 1% 1400 है। अगर आपको 8% निकालना है, ए का क्रय मूल्य निकालना है, 8 गुना 1400, तो 14 गुना 8 देखो 112 और 2 ज़ीरो, 11,200 क्रय मूल्य आ चुका है ए का। अब देखो लाभ प्रतिशत जैसे कि 10 है, तो आप गलती से भी 10% इसका मत निकाल लेना। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य हमारे पास है नहीं। तो अब आप इसको देखो रेशियो बना के करो। जैसे कि 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10 होता है, और 1/10 में 1 क्या है 10 क्या है, ये देखो आपको बता रखा है कि 1 तो भाई प्रॉफिट ही होगा, बट ये जो 10 है ये होगा SP। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CP बताओ, तो आप बोलोगे 10 में एक प्रॉफिट है तो CP 9 होगा। तो 9 की वैल्यू ही देखो 11,200 है, और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 10 की वैल्यू निकालनी होगी। अब 9 की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, और 10 की वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे। बट 9 क्या है कि इसको पूरा नहीं काट पा रहा, मतलब पॉइंट में जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य भी पॉइंट में ही जाना चाहिए था, और वो नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर रहेगा स्टेटमेंट 1 ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंसुरेशन से है। कहता है घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है और इस घन में से हमें बड़े से बड़ा गोला निकालना है, और उस गोले का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ मैं, घन का मतलब क्यूब होता है और गोले का मतलब होता है स्फेयर। बल्कि थोड़ा इसको देखो फिगर बना के समझते हैं, जैसे कि कोई क्यूब बना लेते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे डाइस होती है, तो इस तरीके से देखो इसको बना लेते हैं। और इसमें से हमें क्या करना है, एक बड़े से बड़ा गोला निकालना है, मतलब स्फेयर। तो आप समझो, देखो जो बड़े से बड़ा गोला होगा ना, तो उसका जो डायमीटर है, जो उसका व्यास है, वो बराबर होना चाहिए इस क्यूब घन की ऊंचाई के। और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब देखो 2.8 ही है, सब बराबर होती है, तो डायमीटर आप बोलोगे 2.8। तो रेडियस अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलोगे 1.4, क्योंकि हाफ होती है। और बस अब आपको ना वॉल्यूम पता होना चाहिए स्फेयर यानी गोले का, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जगह इतना रखते हुए आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई तरीका नहीं है शॉर्ट में, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बट ये है कि आपको इसके आसपास मिल जाएगा, तो आप ऑप्शन लगाओगे 11.50। इसके बाद चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ भी आपको एक टेबल दिखा रखी है, DI का क्वेश्चन है। ये असल में 5 तो राज्य हैं और इनमें कितनी पुरुष और कितनी महिलाएं हैं आपको बता रखा है। कहता है बी में पुरुषों की संख्या 440 है, ई में महिलाओं की संख्या। इन दोनों को सिंपली जोड़ना है, जब आप जोड़ोगे तो बिल्कुल आपको 600 मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन देखो फिर से DI का है। यहाँ आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है और बता रखा है कि 5 कार्यालय है, ऑफिस है, और जिनमें कितने कर्मचारी है वो डिग्री में दर्शा रखा है। अब डिग्री में देखो जो कंप्लीट डाटा होता है ना, वो 360 डिग्री होता है। जैसे परसेंटेज में 100 होता है, डिग्री में 360 होता है। अब फिर से देखो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर है और इनको वेरीफाई करना है कि मतलब इनमें से कौन सी सही है। कहता है जो पी में कर्मचारी है वो क्यू में कर्मचारियों की संख्या से 33.33% अधिक है। देखो पी में अधिक तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, 18 डिग्री अधिक है, और तुलना आपको उसको मतलब 54 से कराना है, परसेंट के लिए 100। बाकी ये 1/3 ही बनता है, और 100 का 1/3 आप समझते हो 33.33 ही होते हैं। पहली स्टेटमेंट ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। कहते हैं पी में कर्मचारियों की संख्या 72 डिग्री की आपको असल में वैल्यू दे रखी है 14400, और कहता है इन 5 कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या 72,000 है। तो आपको चेक करना होगा, मतलब आपको 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, पाँचों में मिलाकर 360 डिग्री है। अब 72 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप समझ रहे हो 1 डिग्री की वैल्यू 72 गुना कितना होता है, सॉरी 2 बारी 144 होता है, और 2 ज़ीरो, मतलब 72 इसको 200 बारी में काटेगा। 1 डिग्री की वैल्यू 200 है,
360 डिग्री की वैल्यू 200 गुना 360 है, तो 36 दूनी 72 और 3 0 72,000 बिल्कुल ठीक है। थर्ड को अगर हम चेक करें तो कहता है आर में कर्मचारियों की संख्या, आपको नज़र आ रही है 108। इन 5 कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या का 30% है। कुल संख्या का मतलब 360 डिग्री का। तो देखते हैं भाई ये 30% आता है क्या। तो 36 से 3 बारी में ही 108 कटता है और ये 30% है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फिर से आपको नज़र आ रहा है, ये भी DI का क्वेश्चन है। आपको यहाँ बता रखा है देखो कि 6 परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाता है। मतलब ये टोटल एग्जामिनेशन है, परीक्षाएँ है, और कितना % बच्चे किस परीक्षा में, ये आपको देखो परसेंटेज में बता रखा है। क्या सवाल है, सीधा चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है और चेक करना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट में कहता है ये जो E3 है, E3 में आपको देखो 5% बच्चे नज़र आ रहे हैं और E5 की तुलना में ये 75% कम है। तो देखो कम है ये 15 और तुलना हमें 20 से करानी है, परसेंट के लिए 100, बाकी 5 से 3 बारी कटा नंबर, 4 बारी कटा, तो बिल्कुल ये 75% आ रहा है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कि यदि E2 में देखो आपको नज़र आ रहा है 16% है स्टूडेंट, इनकी संख्या में दे रखी है 2560, मतलब 16% बराबर है 2560। तो कहता है कि भाई E4 में ये संख्या 3840 है। E4 का मतलब है देखो 24%। तो 24% की हमें असल में वैल्यू निकालनी है। आप 24% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे? 2560 को आप डिवाइड करोगे 16 से, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 की वैल्यू आ जाएगी। वरना आप ये भी कर सकते हो, देखो 16 और 24 को आपस में जब काटोगे ना, 2 और 3 का रेशियो बनेगा, मतलब 2 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू आप निकाल लेना। तो 2560 अगर 2 की वैल्यू है तो 1280 1 की वैल्यू है, और 3 की वैल्यू 1280 गुना 3, तो देखो 1200 गुना 3 3600 होता है, 80 गुना 3 240 होता है। तो 3600 और 240 बिल्कुल 3840 बना देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो टाइम एंड वर्क से है। कहता है R1 एक व्यक्ति है और ये 8 घंटे अगर रोज़ाना काम करता है तो किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। अब जो भी ये वर्क है देखो, उसी वर्क को R2 भी कर सकता है अगर वो रोज़ाना काम करे 20 घंटे और काम करे 16 दिनों तक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, R1 और R2 की कार्य क्षमता निकाल सकते हो प्रति घंटे की। जैसे 8 से देखो 2 बारी कटा 16, 2 से ये नंबर 12 बारी कटा, 4 से आप इसको 3 बारी और 4 से आप इसको 5 बारी में काट सकते हो। तो R1 और R2 की क्षमता जैसे कि पलट के आप लिखोगे तो 5 और 3 मिल जाएगी। अब क्षमता आते ही आप निकालो टोटल वर्क। कैसे निकालना है देखो, या तो आप इस स्टेटमेंट से निकाल लो या इससे। पहली टीम से हम निकाल लेते हैं R1 से। R1 की क्षमता आपके सामने है 5 इंटू 8 इंटू 24, ये टोटल वर्क है। और अभी यही टोटल वर्क हमें देखो R1 R2 से मिलकर करवाना है। मिलकर 1 घंटे का काम इनका 8 है और 12 घंटे ये रोज़ाना काम करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे। 8 से 8 कटा, 12 से 2 बारी कटा और 5 दूनी 10, 10 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ आपको बता रखा है 2 पाइप है A और B, दोनों पानी भरने वाले पाइप है। एक भर सकता है 30 घंटे में और दूसरा भर सकता है 45 में, जबकि एक पाइप C भी है यहाँ पर और वो अकेला इस टंकी को खाली कर सकता है 36 घंटे में। सबसे पहले आपको इनका LCM लेना है। कॉमन डाटा है, आपको याद भी होगा, 180 इनका LCM होता है। क्षमता जो होगी +6 भरने वाला है, B भी भरने वाला है +4, लेकिन C खाली करने वाला है -5। कहता है कि पाइप A और पाइप B दोनों को खोला गया 7 घंटे और 7 घंटे बाद जाके कहीं हमने C को खोला। तो 7 घंटे पहले A और B से आप काम करा लो, 6 और 4 10 की क्षमता से। तो 70 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया, बट अभी भी 110 बाकी है। और अब C भी हमने खोल दिया, तो 6 और 4 10 में से 5 तो निकल भी रहे और कुल 5 पानी अब भरा करेगा, तो 22 घंटे और भी लगेंगे। टोटल टाइम इस टंकी को भरने में कितना लगा है, तो 22 और 7 29। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई दीपक कुल दूरी का 2/3 भाग बस द्वारा चलता है। मतलब आप टोटल दूरी 3 मान लो, तो बस से उसने 2 हिस्सा चले हैं
और कार से मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे एक हिस्सा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि एक नहीं चला 30 चला है, तो ये 30 गुना हो गया। यहाँ भी जब आप 30 से गुना करोगे और यहाँ भी जब आप 30 से गुना करोगे तो आपको देखो सारा डाटा खुल के मिल गया। आपसे पूछा जा रहा है कुल दूरी, तो कुल दूरी देखो 90 किलोमीटर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन 11th पर। यहाँ पर फिर से देखो DI का ही क्वेश्चन मिल रहा है और सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ आपको बता रखा है कि भाई दो स्टेट्स है S1 और S2, और इन स्टेट्स में, इन राज्यों में ये देखो सब दूध दिया है, ये दूध बेचते हैं और कितना कितना दूध बेचते हैं वो आपको मात्राएं दे रखी है। साइन का आप ध्यान रखना है, S1 का साइन अलग है, S2 का अलग है, सिंपल। बाकी कहता है P1 जो है, अब यहाँ देखो P1 माइनस S1 लग रहा है, ये असल में इक्वल्स टू होना चाहिए। P1 की वैल्यू आपको दे रखी है कि अगर आप P1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो P1 असल में ना औसत है S1 स्टेट्स में, जितना भी दूध बेचा है सब ने मिलकर उनका औसत निकालना है S1 स्टेट में। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना होगा एवरेज निकालने के लिए। जैसे कि सबसे पहले जोड़ना होगा 270 और 140, आप साथ साथ जोड़ते चलो मेरे साथ। 200 और 300, मतलब 200 और 100, 300 और 110, 410। फिर आप 250 जोड़ोगे 660 होगा। फिर आप 240 जोड़ोगे तो 900 हो गया। फिर 110 जोड़ोगे 1010 हुआ। 150 जोड़ोगे तो ये 1000 मतलब 1160 हुआ। और 180 आप जोड़ोगे तो 1240 और 100 1340 बना भाई टोटल सम। इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से। अब 7 देखो क्या इसको पूरी बारी काट पा रहे हैं, तो 7 एकम 7 और 64 नहीं काट पा रहा, तो अब इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो। P2 का भी देखो आपको एवरेज निकालना है, मतलब P2 भी जो है वो एवरेज ही है लेकिन S2 स्टेट्स में। तो S2 देखो आपको नज़र आ रहा है जैसे कि 140 और 30 270, मतलब सॉरी 170। 170 में अब आप जोड़ोगे 280, तो 170 में जब आप 280 जोड़ोगे तो आपको 450 मिल जाता है। 150 जोड़ोगे 600 और 100 700। 280 और जोड़ोगे 980 और उसमें भी 200 जोड़ोगे तो 1180। तो 1180/7 ये एवरेज है P2 का। अब P3 इसने बता रखा है कि वो अंतर है किन दोनों का, एक तो S2 में C, देखो S2C में आपको नज़र आ रहा होगा 280 है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। और दूसरा S1 में A यानी कि 270। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 10 नज़र आ रहा है, बस यही P3 है। अभी हमें इन तीनों को जोड़ना है। अब देखो आप इनको एक साथ जोड़ो तो आपको LCM भी लेना नहीं पड़ेगा, 7 ही होगा। और दोनों का आप जोड़ते हो 1300 और 1100, 2480 और 40, 2520। तो अब इसको देखो 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि अब कटता है नहीं कटता है। तो 7 या 21 बचा 4 और 2, अब ये पूरा कट गया 360 और 10, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 रहेगा 370। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आप कह सकते हो ज्योमेट्री से है, सर्कल्स में। बाकी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश करूँगा। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है भाई देखो वो तो कर ही सकते हैं, बाकी लोग सब अच्छे से समझना। एक सर्कल है देखो, और सर्कल में आपको बता रखा है 58 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास का मतलब देखो डायमीटर होता है 58, और डायमीटर का आधा आप समझते हो रेडियस होता है, तो वो 29 होगा। अब आपको ना देखो दो जीवाएँ खींचनी है। पहली बात ये जीवा होती क्या है, तो इंग्लिश में इसको कोड बोलते हैं। जैसे देखो ये एक जीवा है, मतलब जो सर्कल के अंदर अंदर रहे, ये भी एक जीवा है, डायमीटर भी एक जीवा होती है। तो ऐसी आपको देखो दो जीवाएँ खींचनी है, और कहता है कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो इसका मतलब है आपको वो दोनों जीवाएँ ना एक ही तरफ खींचनी होगी। जैसे देखो ये सेंटर है और यहाँ मैं एक जीवा खींच लेता हूँ, और ये वाली जीवा हम मान लेते हैं कि 42 सेंटीमीटर की है, तो 40 सेंटीमीटर वाली तो इसके नीचे खींचेगी, और वो समांतर भी खींचनी है, तो आप ऐसे खींच लो उसको। और हमें इन दोनों जीवाओं के बीच का अंतर बताना है, दूरी बतानी है। तो देखो एक तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, आप समझ रहे हो रेडियस है। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डालूँगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, देखो कोड को ना दो बराबर हिस्सों में बांट देता है।
ये वाली कोड जैसे कि आपको पता है भाई 42 सेंटीमीटर की थी, तो अब इसके दो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, यानी 21 और 21। अच्छा देखो ये रेडियस है और लिखा हुआ है यहाँ पर 29। अब अगर किसी बच्चे को पता है कि भाई 20, 21, 29 ये ट्रिपल एट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, और 29 सबसे बड़ी साइड रेडियस के रूप में नज़र आ रही है, एक साइड आपको 21 भी नज़र आ रही है, तो यानी कि ये जो दूरी है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर है, तो ये तो आपको 20 मिल गया। अब उसी तरीके से आप क्या करोगे, जैसे आपने ये परपेंडिकुलर डाला था ऊपर वाली कोड पे, ऐसे नीचे वाली पे भी डाल दो। फिर से इसने क्या करा, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया कोड को, जीवा को। ये पूरी 40 है तो दो हिस्से आप करोगे तो 20 और 20 हो जाएगी। ये देखो रेडियस है, तो मतलब इसको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ये साइड 20 है और ये रेडियस है 29 है। फिर से देखो 20, 21, 29 का ही यूज़ हो रहा है, तो आप बोलोगे ये 21 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक देखो, मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक ये 21 है और इतनी ऊपर ऊपर की ये 20 है, तो दोनों के बीच की दूरी आपको समझ में आ गई होगी, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देखो आपके सामने है, डीआई का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ हैं, 6 विद्यालय है, PQRSTU। कितने लड़के कितनी लड़कियाँ आपको दिखा रखा है। कहता है कि 3 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है वेरीफाई करना है। फिर से देखो एक बार स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। पहले स्टेटमेंट में कहता है एस में लड़कों की संख्या, तो एस में लड़कों की संख्या देखो 600 है, और पी में लड़कियों की संख्या आपको नज़र आ रहा है 320 है। तो इनका रेशियो कहता है 15:8 है। चेक करते हैं, देखो एक एक ज़ीरो काटने के बाद जब आप 4 से काटोगे तो 15 बारी कटेगा, 4 से 8 बारी कटेगा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, कहते हैं यू में लड़कियों की संख्या। देखो यू में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों ही सेम है, 500। और कहता है आर में लड़कों की संख्या जो कि 300 है, तो इनसे ये 66.66% अधिक है। तो 500 देखो 300 से 200 अधिक है, 300 से मतलब तुलना 300 से है, और परसेंट के लिए 100। बाकी ऊपर ही अभी मैंने आपको बताया था 1/3 जैसे कि 33.33 होता है, तो 2/3 का मतलब 33.33 का डबल, यानी 66.66। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी स्टेटमेंट में कहता है प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या 397 है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा काम करना होगा, जितने भी लड़के हैं देखो उन सब का आपको एवरेज निकालना होगा। अब उनको पहले टोटल करना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको 280 नज़र आ रहा है, 400, 680, 680 में आप 300 जोड़ते हो 980, 980 में आप 600 जोड़ते हैं 1580, 1580 में पहले 300 जोड़ लो 1880 और 2 1882 और 500, तो ये बन गया भाई 2382। और हमें इसको डिवाइड करना है 6 से, क्योंकि एवरेज निकालना है। 6 स्कूल है तो 6 थी 18, बचा 5 और 8, 6 गुना 9 54, और 4 और 2 42, 7 बारी कटा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फिर से ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अपने टाइम का भी मतलब पुराना सवाल है ये, ऑफलाइन पेपर इसमें भी आता था। कहता है कि 64 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किन्हीं भी दो खंभों के बीच की दूरी बराबर है। देखो इस तरीके से मतलब बहुत सारे खंबे खड़े हैं, 64 है, सारे तो नहीं बना सकते, लेकिन देखो मैंने यहाँ 4 खंबे बनाए हैं। तो खंबे 4 है लेकिन इनके बीच की जो दूरियाँ है ना, ये बराबर दूरियाँ। तो आप देख पा रहे हो ये दूरियाँ 3 बनी। तो जितने खंबे मतलब हमने लगाने हैं तो एक उसमें से घटा लेना, उतनी दूरियाँ बनती है। कहने का मतलब है जैसे व्यक्ति को पहले से 21वें खंबे तक जाना है, तो 1 से 21 तक खंबे 21 होंगे, बट डिस्टेंसेस जो होंगे ना 20 होंगे। तो 20 डिस्टेंस इसने चले हैं, 20 बराबर डिस्टेंस इसने चले हैं 12 मिनट में। और हमसे देखो पूछा जा रहा है कि अब इसको 21वें खंबे से 36वें खंबे तक जाना है। तो 21 से 36 तक 15 डिस्टेंस बनेंगे, और 15 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो एक डिस्टेंस का टाइम आ गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 डिस्टेंसेस का टाइम आ गया। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 9 मिनट आ जाएगा।
कि आगे जो इसने जाना है 21 से 36वें खंभे तक, तो 9 मिनट इसको और लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 था, देखो टाइम एंड वर्क से है, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। कहता है 14 व्यक्ति एक कार्य को 140 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक आदमी की कार्य क्षमता 1 है, तो 14 पुरुष मिलकर एक दिन में 14 काम करेंगे और 140 दिनों में इतना करेंगे। अब देखो ये टोटल वर्क है, लेकिन हमें इसका सिर्फ 25% कराना है। 25% का मतलब चौथाई हिस्सा किससे करवाना है? 28 पुरुष से। एक की क्षमता 1 है तो 28 की 28 होगी। अब 28 से देखो ये 5 बारी कटा, 2 से 2 बारी, 2 से 7 बारी, 7 गुना 5 35 होता है और 35/2 होता है 17.5। तो 17.5 दिन लगेंगे काम पूरा होने में। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो टाइम एंड डिस्टेंस से समझते हैं। कहता है पी और आर एक दूसरे से 7:45 पर 296 किलोमीटर दूर है। मतलब ये डिस्टेंस जो है 296 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 मिनट बाद, 7:45 में आप समझ रहे हो, 15 मिनट बाद 8 बज जाएंगे और 8 बजे क्या होता है कि जो पी है ना वो निकलना शुरू करता है आर की तरफ 32 की स्पीड से। जबकि आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे जो दूसरा आदमी है ये आर, तो ये पी की ओर निकलना शुरू करता है 8 की स्पीड से। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों कब मिलेंगे। अब देखो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। जब आमने सामने दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों की स्पीड्स को हम जोड़ लेते हैं और उस स्पीड से कोई भी डिस्टेंस कवर कराते हैं। बट सबसे पहला काम क्या होता है, रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी जब टाइम सेम होगा। यहाँ देखो ये 8 बजे निकल रहा है, ये 8:30 बजे, तो आपको क्या करना होगा, आधे घंटे तक ना पहले पी को चलाना होगा। अब जैसे कि पी की स्पीड भाई 32 है, तो आधे घंटे का मतलब 1/2 में ये 16 किलोमीटर चलेगा। तो 16 किलोमीटर चलने के बाद इस पॉइंट पर 8:30 बजेंगे और पी अब यहाँ से चल रहा होगा आर की ओर 32 की स्पीड से। लेकिन फ़र्क क्या आ गया देखो, अब इनकी बीच की दूरी ना 296 नहीं रही, 16 तो आप हटा ही लो। तो मतलब 280 किलोमीटर अब इनको चलना है मिलने के लिए, और आमने सामने स्पीड से ऐड होगी 32 और 8 40, तो 7 घंटे लगेंगे भाई। मतलब जितने बजे आपने रिलेटिव स्पीड लगाई है उसके बाद 7 घंटे लगेंगे। रिलेटिव स्पीड आपने लगाई है 8:30 बजे, और जब आप इसमें 7 घंटे जोड़ोगे तो 8 और 7 15 30, 15 का मतलब आप समझते हो 3:30, दोपहर के 3:30 बजे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से एक बार ईडीआई का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको ना देखो बता रखा है टोटल 5 मैचेस में एक बॉलर ने इतनी इतनी विकेट ली है और इतनी इतनी उसने बॉल्स डाली है। और यहाँ पे बता भी रखा है कि अगर आप किसी की बॉलिंग इकोनॉमी निकलवाना चाहते हो तो जितनी विकेट उसने ली है उसको डिवाइड करोगे जितनी गेंदें डाली है। जैसे मान लो मैं M1 मैच में मैं निकालना चाहता हूँ इकोनॉमी M1 में, तो 8/34 आपको करना होगा, ऐसे इकोनॉमी निकलेगी। तो देखो जैसे कि दो स्टेटमेंट यहाँ दे रखी है और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में कहता है जो बॉलिंग इकोनॉमी के संदर्भ में M5 को कह रहा है कि ज़्यादा इकोनॉमी है M3 से, मतलब सही नहीं है ये बात। एक बारी पहले इन दोनों की इकोनॉमी लिख लेते हैं। M5 का मतलब भाई आप समझ रहे हो 10/40, 1/4 भी लिख सकते हो। M3 में देखो 6/48, या फिर आप 1/8 भी लिख सकते हो। अब 1/4 बड़ा होता है या 1/8, तो अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ये 8 बन रहे हैं और ये 4 बन रहे हैं, तो इसका मतलब है बड़ा तो M5 होना चाहिए, और वही देखो लिखा हुआ है। बट ये कह रहा है सही नहीं है, जबकि ये बात सही है। तो कथन जो है ना इसलिए गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोला है सही नहीं है। अब ऐसे ही देखो दूसरी वाली भी चेक करते हैं स्टेटमेंट। कहता है M1 में ली गई विकेट M4 में ली गई विकेट का 66.66% है। M1 में 8 विकेट ली है और M4 में आप देख पा रहे हो 12 विकेट ली है। तो ये 8 जो है 12 का आपको चेक करना है क्या 66.66 होता है या नहीं। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, ऊपर भी 2/3 को हमने समझा था 66.66 ही होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, तो आंसर होगा केवल 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। कहता है गोले का व्यास, गोला जैसे कि ऊपर हमने समझा था स्फेयर होता है और उसका व्यास हमें 28 दे रखा है, तो रेडियस आप समझ रहे हो 14 रहेगी।
कुल पृष्ठ या क्षेत्रफल हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है, यानी 4 इंटू में 22/7 इंटू में r², यानी 14 इंटू 14। तो 7 से आप इसको 2 बारी में काटोगे। पहले यूनिट डिजिट इसका चेक कर लेना। 4 दूनी 8, दूनी 16 का 6, 6 गुना 4 64 का 4। और देखो फिर से एक ही ऑप्शन में है, तो काम खत्म हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 6:1 है। मतलब ये वॉल्यूम से देखो 6 और 1। अब वॉल्यूम आप समझते हो क्या होता है, πr²h बेलन का। पाई से पाई आप काट दो क्योंकि रेशियो में बात हो रही है, तो हमें कंसीडर करना है r²h। r देखो हमारे पास नहीं है और ना ही दूसरे वाले बेलन का है, लेकिन हाइट का रेशियो हमें दे रखा है 1 और 6। तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे। बाकी इस 1/6 को भी जब आप यहाँ लेकर जाओगे तो पलट जाएगा, 6/1 हो जाएगा। इसको काट देते हैं और ये बन गया 36 और 1। अब दोनों की रेडियस अगर आपको निकालनी है, आप यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दो, तो 6:1 इस अनुपात में होगी इनकी त्रिज्याएं। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इस पेपर का, मैथ्स का। आपको बता रखा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज इतना और इतना है, और मूलधन क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ। होता क्या है, प्रिंसिपल पहले साल में कुछ इंटरेस्ट देता है, दूसरे साल में भी इंटरेस्ट देता है, और दूसरे साल में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो जो जिस रेट % से पहले वर्ष ब्याज दिया, उसी रेट से पहले वर्ष के ब्याज ने दूसरे वर्ष में भी जाकर ब्याज दिया। तो एक तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे 1935 माइनस 1800, यानी कि 135। और मैं आपसे पूछूं कि 135 रुपये जो है डिफरेंस, ये ब्याज किस पर होता है, तो आप बोलोगे ब्याज पर ब्याज होता है, पहले वर्ष का जो ब्याज है। अच्छा, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं। और जैसे कि आपको 2 वर्षों का यहाँ पर दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, तो एक वर्ष का देखो 900 होगा। तो आप बोलोगे 135 रुपये ब्याज 900 पर है, % के लिए 100। तो एक तो देखो आपने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 15%। अब जैसे कि ये 900 रुपये ब्याज था, तो ये प्रिंसिपल ने दिया था, किस रेट से दिया था, 15% की रेट से। तो आप जब इसको बराबर करोगे 900 के, तो यहाँ से देखो 15 900 को 60 बार ही काटता है, 60 की गुणा आप 100 में करोगे तो प्रिंसिपल आपका रहेगा 6000। तो उम्मीद है भाई ये आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। बाकी जल्द मिलते हैं किसी नई आंसर की के साथ। जब तक आप इसको कम्प्लीटली अच्छे से एनालाइज करो। थैंक यू।